से 4 से, तो 0 में 4 रुक जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का 4 है, लिखना सीख लिया, तो यूज आएगा बहुत, अभी कम लग रहा होगा आपको यूज 4, और यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0 है, ऊपर जाओ, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस से माइनस आ रहे क्या होगा, प्लस से माइनस आ रहे कम होगा ना, 0 में से 2 कम हो जाएगा, सही है। अब बताओ हाई कौन सा, 4 - 2 में से हाई कौन सा, हाई वैल्यू डालोगे, डायोड कैसा होगा, और एक चीज और, डायोड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है, चलिए तो बात करते हैं इसमें। हाँ, पहले एक्सरसाइज बन में पहले कौन सा 50, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सब लोग देखिए अपने अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 50। तो फिर क्वेश्चन में सेमीकंडक्टर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है वैसे, लेकिन लिखा गया अ सेमीकंडक्टर इज डैमेज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग करंट। आपके घर में टीवी है, ठीक है टीवी, तो टीवी या कुछ भी ऐसा है जो अप्लायंसेस है, आपने सुना होगा कभी पीछे से हाई वोल्टेज आया, तो हाई वोल्टेज से वो खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज खराब कब होती है, हाई करंट के फ्लो होने से हाई हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब करंट एक्सेस में जब फ्लो हो जाता है, हाई वोल्टेज लगने से क्या होगा, करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होने से कोई ना कोई एलिमेंट डैमेज हो जाता है। सो बस यही इसका कारण है, ठीक है, इसमें कोई सेमीकंडक्टर का बेसिक यूज नहीं हो रहा। थर्ड ऑप्शन इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स एक्सेस ऑफ, हाँ थर्ड, इसके बाद बताइए कौन सा क्वेश्चन, 26 के बाद 26, चलो 26 से 28 करते हैं। अच्छा 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन में मेरे को समझ में आता है पहले और दूसरे स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं, तीसरे में दिक्कत होगी, वो मैं अभी डिस्कस करेंगे, रिवर्स बायस, तो एक बार होल्ड कर लीजिए, और बता देता हूं आपको कि इसमें तीसरे ऑप्शन में लिखा, तीसरा स्टेटमेंट में लिखा है पीएन डायोड एट 300 केल्विन इज फाइनाइट। ये बोल रहा है कि रिवर्स बायस में किसी भी डायोड में एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, तो ये सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। रिवर्स बायस अब हमें अभी पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा ही फ्लो होता है, हालांकि नेग्लिजिबल अमाउंट माइक्रो एम्पीयर रेंज का, लेकिन होता है, जीरो तो नहीं बोलेंगे ना, होता है तो ये स्टेटमेंट सही कहा जाएगा, लेकिन अभी तक हमने पढ़ा नहीं है रिवर्स बायस, तो पढ़ते ही आपको ये स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाएगा। सो 28 क्वेश्चन देखो, 28 में भी कुछ लॉजिक नहीं है, ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं सारे सारे एक्सेप्ट लिथियम सल्फाइड एलाइज, तो इसके अलावा बाकी सब कंपाउंड से मिल रहा है, ऐसा सवाल भी नहीं आता है जनरली, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल गैलियम आर्सेनिक का दिया था, गैलियम आर्सेनिक वेल नोन सेमीकंडक्टर है, वेल नोन कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो वो ठीक है, अच्छा जाना पहचाना है, लेकिन ये लोग भी फर्क ही अपने सिलेबस में नहीं, ठीक है। और बताइए 30 या 31, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सब लोग 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, और इसमें आपको बेसिक बताता हूँ क्या है। देखो इसमें बोला Ni और Vd जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नंबर, और Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसी समय, तो वेदर टेम्परेचर भी, चलो बात करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो उस केस में जो नंबर है Ni, सबसे पहले इसके बारे में उसका बता सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो बढ़ता ही है, इलेक्ट्रॉन और वो दोनों एक साथ बढ़ते हैं। अच्छा ये तो बढ़ेगा। बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो Vd है उसका फॉर्मूला हमने लिखा था, Vd इज व्हाट, म्यू, ठीक है, म्यू ई होता है। अब इस केस में जो म्यू है, देखो हमने बात करी टेम्परेचर बढ़ाने से जो कंडक्टर्स है उसमें क्या था, रेजिस्टेंस क्या होता था, बढ़ता था। टेम्परेचर बढ़ाने से जो कंडक्टर्स है उनका रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता था, मैंने वहां एक स्टेटमेंट बोला था, ड्यू टू अननेसेसरी कोलिजन, ऐसा बोला था। तो अननेसेसरी कोलिजन से उनका एक्चुअल जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगा। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन और मुझे जाना तो इस तरफ है, लेकिन जब कोई टेम्परेचर बढ़ा देगा तो मैं जब इधर उधर टकराता हुआ उधर का, बात समझ आई, तो जाना तो उधर ही, लेकिन इधर उधर अननेसेसरी टक्कर करते हुए उधर जा रहे हैं, तो एक तरह से मोबिलिटी में वैल्यू में कमी आ रही है। आपका मूवमेंट किस तरह होना चाहिए, स्मूथ मोबिलिटी आपकी कम हो रही है। मोबिलिटी का एक्सप्रेशन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ म्यू लिखा है, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू होता है ई टाउ बाय, अब नो डाउट ये थोड़ा सा बेसिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये फॉर्मूला बनता है, ये बनता है फॉर्मूला VB इज व्हाट, ई टाउ ई बाय, और इसमें मैं आपको एक टर्म और, ये तो नॉन टर्म है,
E चार्ज एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाउ क्या चीज है, किसी को पता है? हाँ, टाउ क्या चीज है? रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? सुनिए, मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, मेरे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जब कोई बैटरी हमने नहीं लगाई, कोई वोल्टेज नहीं लगाई, तो उसके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो एटमॉस्फेयर की हीट से एनर्जी लेकर चलता है, इधर भागा, इधर एक एटम आ गया, उस एटम से वो टकराकर उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली, वो इधर चला गया, फिर इधर एक एटम आया, उससे टकराकर वो इधर चला गया। तो वो लगातार कोलिजन करता रहता है। किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स वो मोशन तो करते हैं, लेकिन वो रैंडम मोशंस करते रहते हैं, क्योंकि उसके पास चेंज हो जाता है ड्यू टू द कोलिजन्स। अब इनकी दो लगातार सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो ये फ्री टाइम स्पेंड कर रहा है, दो कोलिजन्स के बीच का, सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो लगने वाला टाइम है, उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और उस डिस्टेंस को, जिस जो ट्रेवल कर रहा है, वो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ट्रेवल की जाने वाली जो डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ये करंट का बेसिक है। क्या बात करी हमने? एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, यहां तक जाकर इधर टकराया, इधर से गया, इधर टकराया। तो ये दो कोलिजन्स के बीच में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, दिस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। एंड जनरली इसको लैम्डा से लिखते हैं, मैं लैम्डा नहीं यूज कर रहा हूं, क्योंकि लैम्डा आप कुछ और समझ जाएंगे। ये दी मीन फ्री पाथ। और दूसरा, इनके बीच में लगा हुआ जो समय है, टाइम है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर ये रहा वो रिलैक्सेशन टाइम। अब मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, टाइम ये कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कम? यस, बिल्कुल सही। टेम्परेचर बढ़ने से हीट एनर्जी ज्यादा मिलेगी, उससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, और वो बहुत ये काम जो पहले ऐसे ऐसे करा था, वो ऐसे ऐसे करेगा, समझ में स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब वो टाइम उसको कम मिल पाएगा, दो कोलिजन के बीच में ज्यादा जल्दी टक्कर करेगा। So tau will decrease, and if tau will decrease, then Vt is also decrease. Vt never decrease हो रहा है, ये तो पूछा Vt। तो कंडक्टर्स में आप इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। कंडक्टर में एक लाइन बोलनी होती है तो यूं बोलते हैं कि अननेसेसरी कोलिजन बढ़ जाते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट घट जाता है। थ्योरेटिकली ऐसा बोला जाता है, और मैथमेटिकली कैसा समझाया जाता है? बिकॉज इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज द tau, डिक्रीज tau मींस क्या डिक्रीज हो रहा है? मोबिलिटी। एंड मोबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या डिक्रीज हो रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ये तार है, ठीक है, ये मान लीजिए मेरे हाथ में पेन है, ये वायर है, इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसमें मैं अगर करंट फ्लो कराना चाहता हूं, तो इसके एक सिरे पर हाई पोटेंशियल और एक पर लो लगाऊंगा, होगा क्या? हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। यहाँ करते, ये तार है, इस तार में यहाँ हाई लगाया, यहाँ लो लगाया, तो उससे क्या होगा? हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब जो इलेक्ट्रॉन इसमें रैंडम मोशन कर रहे थे, जबरदस्ती का इधर भाग रहे थे, वो सब इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आप 9th 10th क्लास तक तो क्या है, इधर उधर ही बस करते रहते हैं, बाद में आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, हाँ भी इस डायरेक्शन में जाना है हमको। तो वो कुछ वैसा ही है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन पर क्या होगा? ई के अपोजिट फोर्स करना शुरू हो जाएगा, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में क्या करने लगेंगे? मूव करने लगेंगे। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जिस रिजल्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, आप कह सकते हैं दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वो जिस स्पीड से मूव करने लगे, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, और अभी मैंने क्या बोला? बड़ी मुश्किल से तो फील्ड लगाकर इनको एक डायरेक्शन दी है। अब आपके इस टाइम पीरियड में आपको डेविएट करने वाले बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पाथ है वो बिगड़ने लगता है। ठीक है, वो इनके साथ है। इनको डेविएट करने के लिए हमने इसको गर्म किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो ज्यादातर इनको इधर था, लेकिन वो इधर 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 करते हुए जा रहे हैं। जहां तो आप भी रहे ना, तो थोड़ा सा डेविएशंस आ जाते हैं ना, डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, वो कुछ ऐसा ही। ठीक है, समझ आया कुछ? चलो, तो कुल मिलाकर टेम्परेचर का जो है बढ़ना अच्छा नहीं है कंडक्टर्स के लिए। ठीक है, कहाँ पे? हाँ, सेमीकंडक्टर में जो दो चीजें होती है। अच्छा, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से क्या फायदा होगा? उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही है, ये सही है। सेमीकंडक्टर में भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन उसमें क्या बढ़ रहा है? उसमें नंबर्स बढ़ रहा है ना। कहाँ से आई ये बात, है ना? नंबर बढ़ रहा है उसकी। सेमीकंडक्टर में एडवांटेज भी तो हो रहा है, लेकिन कंडक्टर में एडवांटेज तो कुछ भी नहीं हो रहा, खाली नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो बी अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया।
और आगे 30 के बाद आप कौन सा पूछ रहे थे? 30, 32 देखते 31 फटाफट देखो करना। हाँ पोर्टर होल को बोलते हैं, पता है क्या? पोर्टर होल का ही दूसरा नाम होता है पोर्टर। ये पोर्टर पता नहीं इसने इंग्लिश में क्यों लिख दिया, पोर्टर को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में होल को बोलते हैं पोर्टर। चलो 32 नंबर पूछना, 32 नंबर क्वेश्चन पढ़िए सब लोग देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का वो होल का, मैं बताता हूँ कहाँ दिक्कत आ रही है। इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन दे रखा है, इसका ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का 8-10-18 है और होल का 5-10-18 है। कौन सा ज्यादा है? 8-10। इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है तो कौन सा टाइप बनेगा? ये भले ही एन टाइप बनेगा, एन टाइप तो बनेगा, लेकिन इसमें हमको पूछी गई है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला सिग्मा से ऊपर जाता है, सिग्मा निकलेगा तो रेसिप्रोकल से रेजिस्टिविटी आएगी। और एक बात जो मैंने बताई थी कि अगर एन टाइप का मटेरियल होता है तो उसमें सिग्मा अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन की वजह से लिखा जाता है, लेकिन सवाल ऐसा नहीं है। क्यों? मैंने ऐसे ही बोला है अप्रोक्सीमेटली हमेशा, है ना, क्योंकि जब एन टाइप बनता है तो उसमें मेजॉरिटी 99% इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी 1% मैं मान के चल रहा हूं होल है। लेकिन इस सवाल का डेटा भी तो देखना पड़ेगा ना। इस सवाल में आप ये देखो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 8 10 की पावर 18 और उसका 5 दोनों की में 10 की पावर 18 10 की पावर 18। मतलब समझ रहे हो कि बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो है नंबर में वो कंपैरेबल है, वो उसमें एक को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बात समझ आई? तो बस ये इसमें दिक्कत आ रही है आपको, इसमें दोनों का नंबर दिया हुआ है, दोनों की मोबिलिटी दी हुई है, तो दोनों के कारण सिग्मा क्यों नहीं लिखो? दोनों के कारण से ही सिग्मा लिखना पड़ेगा ना। सो योर सिग्मा विल बी सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच। ये चीज हमने उसके लिए परफेक्ट सॉरी प्योर सेमीकंडक्टर के लिए लिखी थी। तो यहाँ पर भले ही एक टाइप का बनना है, लेकिन इसमें भी दोनों की वजह से लिखे। कारण समझ आया ना? मैं यहाँ अप्रोक्सी से लिखता था क्योंकि वहां तो हम मान के चलते हैं कि एन टाइप में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, होल कम है, लेकिन इसमें दोनों कंपैरेबल है नंबर्स। और सिग्मा का फॉर्मूला तो मैं जानता हूँ, पता है, एन ई म्यू। तो अच्छे से लिखता हूँ, क्या फॉर्मूला है? एन ई म्यू, एन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, म्यू ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, प्लस एन ई म्यू, एन ड्यू टू होल, म्यू ड्यू टू होल। अब आपको क्या सारे डेटा पता है? एन ई एल एच म्यू ई एच। अब तो कर लेंगे इसको, फिर रिवर्स कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, वो आपका रो हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद आगे बताइए 33 क्वेश्चन भी देखिए। 33 में आपको मैं सब लोग सुनिए, एक दो बेसिक और बता रहा हूँ, ठीक है? एक फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, एक v बराबर ईडी बता दी था नहीं बताया? चलो सुनते हैं यहाँ पर एक बात सुनिए सब लोग पहले। जहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है ना। जैसे मान लो एक पॉइंट है E, यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है B। अब ये डिस्कशन रिलेटेड पॉइंट तो है, लेकिन एक कॉमन पॉइंट है, जनरल पॉइंट है, जो कि पूरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कैपेसिटर में, मैग्नेट में और मोटर में हर जगह ये फॉर्मूला यूज आएगा। तो सुन लीजिए इस बात को। ए पॉइंट मान लेते हैं हाई पोटेंशियल, हाई मान लो 10 वोल्ट और लो पोटेंशियल मान लो 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 10 और 5 का 5 वोल्ट, 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। और यहाँ पर कोई ये बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट होगा कि नहीं? भाई दोनों एक साथ, दोनों एक जैसी चीजें हैं। कोई ये सवाल करेगी सर मैं आगे मैं चल रहा हूँ तो मैं चलूंगा तो क्या मेरी परछाई भी साथ चलेगी? ऑब्वियसली बात है चलेगी। तो आप समझिए पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक दूसरे की परछाई है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, लेकिन दर्शन की वजह से किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना ही है। अच्छा अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कितना है? V। और कितनी दूरी में? D दूरी, D दूरी में V का पोटेंशियल डिफरेंस है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V E and T? V is equals to what? E। ये फॉर्मूला आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखेंगे वहां तक का, ठीक है? तो यहाँ पर दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो यहाँ से एक तो आप E का वैल्यू रख सकते हैं। अब इस सवाल में 33 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आप देखिए 33 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला है क्रिस्टल है, ये रहा क्रिस्टल, और क्रिस्टल के दो अपोजिट फेसेस, इसके ये वाले दो डार्क कर दिए मैंने, इन दोनों फेसेस के बीच में बैटरी जोड़ी है। कितना वोल्टेज लगाया है? 2 वोल्ट। ये डायग्राम देख लेना, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये 2 वोल्ट लगाया है और इस क्रिस्टल की जो थिकनेस है यानी ये वो दे रखी है इसमें
0.5 mm दे रखी है, देख लो ये डी हो गया। अब यहाँ पर आपको पूछा कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा, तो करंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया होगा, कौन सा फॉर्मूला, अब इसमें एन दिया हुआ है, ई पता है, एरिया ऑफ द स्पेसेस भी दिया हुआ है, आप देख लो चाहे सारे डेटा दिए हैं, मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा और तरीका बताऊंगा, कैलकुलेट तो आपको ही करना है, बस इसमें बीडी नहीं दिया हुआ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या म्यू ई लिख सकते हैं क्या, म्यू ई लिख दिया, म्यू भी दिया हुआ है सवाल में, दिया है ना मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, तो कमी फिर किस चीज की रहेगी, ई की, वो ई की कमी ऐसे पूरी होगी। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट होगा ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, यहाँ पर प्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस, बोलो ये फॉर्मूला लिखा है, तो ई जो है वो क्या पुट कर दिया जाएगा, v by t, so na a mu और e की जगह क्या पुट कर देंगे, v by t, ये आपका पूरा एक्सप्रेशन होगा। तो मैं आपको आपके फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करवा रहा है, आपको हर फॉर्मूला इसमें लगा देना है, ठीक है, मतलब जो भी पता है vd का म्यू e की जगह v by t, v आपका 2 वोल्ट है और डिस्टेंस आपकी 0.5 mm है, बदलेंगे डिस्टेंस का यूनिट तो चेंज करेंगे ना, बस वैल्यूज पुट करना, ये आपका करंट आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक्स है जो पहले के सेमीकंडक्टर का नहीं था ये फॉर्मूला, इसलिए मैंने नहीं बताया पहले, लेकिन अभी आज बताऊंगा, आज यूज आएगा। और एक इसके बाद क्वेश्चन मैं आपको फिर बताता हूँ 35 नंबर 35 नंबर क्वेश्चन और देखिए, और उसके लिए ये बेसिक में एक पॉइंट तो ये हो गया जो आप नोट करेंगे, एक दूसरा पॉइंट और बताता हूँ, सुनिए सब लोगों में, बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ। आपने एक यूनिट सुनी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किस चीज की यूनिट है, सर एनर्जी की यूनिट तो मैंने जूल सुनी, जूल एसआई यूनिट होती है, अच्छा वो एसआई होता है, तो सीरियस यूनिट क्या होती है, आपको एनर्जी की सीरीज यूनिट नहीं पता, एनर्जी की सीरीज यूनिट नहीं पता, हाँ सुना है ना, बहुत कम यूज करते हैं ना इसलिए, तो एनर्जी की सीरीज यूनिट अलग है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से टपक पड़ा, मतलब इसकी क्या यूज आ रहा है, कहाँ से आया, इसका कोई इंपॉर्टेंस होगा, कोई सिग्निफिकेंस होगा, तभी तो इसको यूज कर रहे हैं। तो मैं बताता हूँ सिग्निफिकेंस क्या है। देखो अगर दो मेरे पास मान लो ये 2 प्लेट्स हैं, यहाँ पर मान लो मैंने एक प्रोटॉन को छोड़ा, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, E के बराबर ही होता है। अच्छा इन दोनों प्लेट्स के बीच में मान लो वोल्टेज लगा रहे हैं हम V, पोटेंशियल डिफरेंस है V। मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका क्या पर्पस होता है, और जो वोल्टेज या पोटेंशियल होता है इसका क्या पर्पस होता है डिफाइन करने का। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन होता है फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है तो वो यूनिट चार्ज में लगने वाले फोर्स के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हम किसी चार्ज पर फोर्स लगा सकते हैं, लगा। अगर हमको बोला क्यू चार्ज यहाँ प्रेजेंट है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, क्यूई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने फोर्स को लिखा कितनी आसानी से, क्यूई। और पोटेंशियल कहीं पर पूरे कमरे में इस जगह का पोटेंशियल अगर वी है और इस जगह पर चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफाइन करने का मकसद होता है एनर्जी डिफाइन करना, उस चार्ज को मिलने वाली एनर्जी डिफाइन करना। सो बाय राइटिंग पोटेंशियल वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। और वो किस कैसे लिखते हैं जरा मैं यहाँ रिमाइंड करवाता हूँ। मान लो एक चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन नहीं, क्यू ले लेते हैं। यहाँ वोल्टेज वी है, ये वाला सिरा हाई और ये वाला सिरा लो। अब यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, किधर से किधर प्रेजेंट होगा, हाई से लो। अब तुम मुझे बताओ अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज क्यू को छोड़ेंगे तो क्या इसको फोर्स लगेगा, किस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा अब फोर्स लगने से क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। मुझको कोई फोर्स लगा है, धक्का लगा है तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से क्या स्पीड बढ़ती है, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी गेन होती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में बड़े आराम से समझ आता है, उससे फोर्स लगा, फोर्स से एनर्जी बढ़ी, ठीक है। और अगर हम वोल्टेज की टर्म में समझें तो वोल्टेज की टर्म में बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस V इस क्यू चार्ज पर जो वर्क होगा, वर्क का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, W इक्वल्स टू QV। V पोटेंशियल डिफरेंस से इस क्यू चार्ज पर जो वर्क डन होता है वो QV होता है, वर्क डन। भाई अभी हमने ये तो देख ही लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क डन भी तो होगा ही ना। लेकिन वो वर्क डन हम किसकी टर्म्स में लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म और चार्ज की टर्म्स में लिख रहे हैं। ये फॉर्मूला आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, W बराबर। और जो वर्क डन होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, वो किसके बराबर होता है,
चेंज इन होता है कि नहीं होता? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक। नाउ इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0 बिकॉज़ हम अगर इसको रिलीज कर रहे हैं तो 0 होगी ना। सो यहां बन गया है फॉर्मूला, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय दिस चार्ज q, दिस इज qb। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको बताया जाएगा, यूज करवाया जाएगा, उसमें मैग्नेट में भी और शायद किसी और कैपेसिटर में भी हो सकता है कहीं यूज आ जाए। तो ये के फाइनल क्या है, मैं आप इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, मैंने ये प्रोसेस समझाया है, आपको सीधा याद रखना है। अगर किसी चार्ज q पर हम v वोल्ट लगाते हैं तो उसको कितनी एनर्जी गेन होती है, qb। अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमारा चार्ज जो है वो कौन है, प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है की तो बात है, चार्ज तो एक जितना ही होता है। अच्छा तो प्रोटॉन को या इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी मिलेगा, 1 वोल्ट। अगर मैं v कितना लगा रहा हूँ, 1 वोल्ट, सुनना अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब समझ आएगा। q कितना लगा रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन, वोल्ट कितना लगा रहा हूँ, 1 v। तो बताओगे क्या काइनेटिक एनर्जी कितनी दिख रही है तुमको, 1 eV दिख रही है क्या? तो ये 1 eV यहाँ बना, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर एक प्रोटॉन पर 1 वोल्ट लगाए, प्रोटॉन मत सुनो, इलेक्ट्रॉन समझ लो, एक इलेक्ट्रॉन पर अगर 1 वोल्ट लगाते हैं तो उसको कितनी एनर्जी गेन होती है। तो अगर मैं इसको बहुत आसानी से मैसेज करना है, मैं बोल रहा हूं अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कोई बता सकता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको कितना वोल्ट लगाने पर मिली होगी, मिली होगी ना? इतना आसान हो गया। और ऐसे अगर मैं बोलूं कि किसी अगर इलेक्ट्रॉन पर मैं 100 वोल्ट लगाता हूं तो बताओ उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, 100 इलेक्ट्रॉन। कुछ करना पड़ रहा है क्या हमें, बस उसमें उसको ईवी बोल देना है, बात समझ आई? सो ये सिग्निफिकेंस है प्रैक्टिकलिटी के बेस पर, इसका कन्वीनियंस मींस डिलीवरिंग बहुत इजी है। ठीक है, मैं अगर बोलता हूं एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको कितना वोल्ट लगाने पर मिली होगी, 1000 वोल्ट लगाने पर मिली होगी। ये एक वोल्ट लगाने पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे मिलेगी, 10 वोल्ट लगाने पर मिलेगी, है कि नहीं? अब इस सवाल में आप पढ़िए, ये बेसिक हो गया। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला का प्रोसेस था, लेकिन असली चीज यहाँ पर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो लाइन पढ़ो। एक तो दिया हुआ है मीन फ्री पाथ यानी डिस्टेंस, क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, इसको बाद में लिखे। एक तो आपको डी दिया हुआ है और दूसरा आपको लिखा है क्वेश्चन की लाइन पढ़ो फिर से, जो मैंने अभी प्रोसेस बताया बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड to be applied across the conductor, electric field कितना required है to across the conductor so as to impart 1 electron volt energy to the conduction electron। यानी इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देनी है, तुम बताओ अगर इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी है मतलब वोल्टेज कितना लगाना है। तो इससे हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो है वोल्टेज वाली एनर्जी नहीं। हमें ये पता चला 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलेगी 1 वोल्ट लगाने से। तो क्या आपको इसमें दो चीजें पता लगी, डी और वी पता चली, और पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई पूछ रहा है। अब अभी भी मैंने देखो ये फॉर्मूला से क्या ई आ जाएगा, क्या डिस्टेंस कितनी चलनी है उसको दे रखी है, उस डिस्टेंस के दौरान कितना फील्ड लगाया जाएगा ई पूछा है, और कितना वोल्ट लगाना है 1 वोल्ट, वो हमको पता लगा उस डेटा को समझाने के लिए मैंने सारा प्रोसेस बताया। ये तो एक बेसिक फॉर्मूला बताया, आप इस फॉर्मूला को याद रखिए, W बराबर QV और K इज इक्वल टू QV। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद रखें बस, और इसी के बेसिस पर ये यूनिट भी बन रही है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक यूनिट आपका डी और वी दिया हुआ है, डी आ जाएगा क्या बताओ, जिसने भी पूछा क्लियर है। ये फॉर्मूला E बराबर व्हाट, V बाय D, इससे आपका किया है। ठीक है, और इससे E की यूनिट भी पता चल रही है। बताओ E की यूनिट क्या आएगी, ऊपर V बने वोल्ट, नीचे D मतलब मीटर, वोल्ट पर मीटर E का यूनिट होता है। हो गई सारी बातें, मेरे को जितना इसमें बताना था बता दी, आप इसको नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये बेसिक है, ये यूज आता ही रहेगा कहीं ना कहीं। चलिए यही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से 38 तक, और कोई क्वेश्चन को बताएं, बस यही क्वेश्चन है। मेरे को पता है इनमें, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर ये चीज ये इस चैप्टर में मैंने नहीं पढ़ाई है सेमीकंडक्टर में, ये बेसिक है। देखो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला है, तो अगर वो पढ़ के आते तो आपको फिर इतनी भी दिक्कत नहीं होती, आप कर लेते उसको, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने बता दी। चलिए फटाफट नोट करिए इसको फटाफट नोट करिए, और हम आगे पढ़ रहे हैं फटाफट।
फॉरवर्ड बायस कहां तक पढ़ा? रेजिस्टेंस लिख दिया, स्लो लिख दिया ना रेजिस्टेंस। ओके चलिए एक क्विक रिपीट करते हैं। फॉरवर्ड बायस है, हाँ बताइए, इसको लिख लिया क्या सब? इसको फटाफट लिख लीजिए। क्यू चार्ज इधर भागेगा, उसका फोर्स लगेगा क्यूई, फोर्स लगेगा क्यूई, फोर्स से उसकी स्पीड बढ़ेगी, करंट एनर्जी मिलेगी इतनी, बस इतना याद रखो। कितनी करंट एनर्जी मिलेगी? क्यूबी। करंट एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो क्यूबी, ठीक है। मीन फ्री बात अभी करते हैं, भूल गए। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जाकर दूसरे से टकरा गया, फिर दूसरे चला गया, तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टेंस ही मीन फ्री पाथ होता है। फ्री पाथ होता है जिसमें वो फ्री है, किसी से कोलिजन नहीं कर रहा। क्या क्यों ली है? क्योंकि देखो ना, आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है आपको, कितनी देनी है? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने के लिए आपके पास कितनी डिस्टेंस है? भाई मैं इलेक्ट्रॉन अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ जाना है, ठीक है, बस यही है डिस्टेंस मेरे पास, आपके पास, और इस डिस्टेंस के दौरान ही आपको मुझे कितनी एनर्जी देनी है? 1 इलेक्ट्रॉन देनी है। तो वो डिस्टेंस भी फॉर्मूला में यूज कर लीजिए, ठीक है। हाँ ये लिख लिया सबने? फटाफट करिए, लिख लिया। चलिए तो अब हम बात करते हैं, अरे भाई चुप हो जाओ, फॉरवर्ड बायस पढ़ा था ना, बड़ा इंपॉर्टेंट था फॉरवर्ड बायस। तो मुझे बताओ फिर क्या क्या पढ़ा था फॉरवर्ड बायस में? जो की पॉइंट था वो क्या था? की पॉइंट था बैरियर। अच्छा मैं एक बार क्विक रिपीट करता हूँ क्या फॉरवर्ड बायसिंग में सबसे पहले बैटरी का कनेक्शन कैसा होगा? बी साइड में पॉजिटिव जोड़ेंगे, एन साइड में नेगेटिव जोड़ेंगे। अच्छा उससे क्या होगा? दिमाग में इमेज रखो, डायग्राम भी बना रहा हूं, आप दिमाग में इमेज रखो कि पी साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है और पी साइड में मैंने प्लस टर्मिनल जोड़ा है। अच्छा उससे प्लस टर्मिनल से वो वोल्ट रिपेल होंगे, रिपेल होकर जंक्शन की ओर जाएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे जंक्शन की ओर। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या वो जंक्शन की ओर अप्रोच कर रहे हैं। तो साफ सी बात है, ज्यादा घुमाने की या ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर जंक्शन की ओर आ रहे हैं तो डिप्लेशन लेयर क्या होगी? नैरो या वाइड? नैरो। और एक बात हम जानते हैं, रख लिए अपने, कि अगर डिप्लेशन लेयर नैरो हो रही है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल बैरियर भी क्या होगा? तो इसका मतलब साफ है, डिप्लेशन लेयर पतली होगी, नैरो होगी, और दूसरी चीज पोटेंशियल बैरियर भी घटेगा, और पोटेंशियल बैरियर घटेगा तो उस केस में जो नेट पोटेंशियल बैरियर जो लिखा जाएगा, नेट पोटेंशियल बैरियर जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? V माइनस V। V क्या है? V है जो हमने लगा, और V नोट जो है उसका बैरियर। सिलिकॉन के केस में बैरियर फिक्स होता है। अब यहाँ पर एक बात और हमने कही कि दो केसेस हो। एक केस कि आपने अगर वोल्टेज कितनी लगाई है 0.7 से कम, तो मैं इसी चीज को एक बार बता देता हूँ क्या था फॉरवर्ड बायस में। आपने बैटरी कितने की लगाई और यहाँ बैरियर कितना है। अच्छा जैसे अभी भी मैंने एक बात बताई, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक तरह के सिनोनिमी, ठीक है, ठीक है, दोनों एक दूसरे की परछाई है। अगर यहाँ पर ये कौन सा चार्ज है, यहाँ पर इमोबाइल आयन कौन सा है? पॉजिटिव होते हैं ना, बी में कौन से होते हैं? इमोबाइल। तो यहाँ पर ये वाला रीजन हो गया हाई, ये वाला रीजन हो गया, और यहाँ पर हाई से लो की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेजॉरिटी चार्ज के लिए मूव करने को अपोज करेगा, इसलिए इसको बैरियर बोल रहे हैं। अब सुनो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने वोल्टेज से प्रोड्यूस हो रहा है? यहाँ बैरियर कितना था? सिलिकॉन में बैरियर कितना होता है? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 0.7 वोल्ट का कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलो है ही नहीं। अब मान लो आपने बैटरी लगाई 0.4 वोल्ट, 0.4 ये हाई है क्या?
बैटरी का हाई इधर जोड़ा है ना, बैटरी का लो इधर जोड़ा। तो इस हाई और इस लो की वजह से जो बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किधर बनेगा, पहली बात तो हाई से लो, भी तो बनेगा नहीं बनेगा, देख लो दोबारा बता रहा हूँ मैं ये सारी चीज। बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा और जबकि जो जंक्शन की ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इधर था। क्या दोनों फील्ड सेम है या अपोजिट? तो हमारा बैटरी का फील्ड इस फील्ड को कैंसिल आउट करेगा, लेकिन कैंसिल आउट करने के लिए ताकत तो होनी चाहिए ना उतनी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो कितने वोल्टेज से बना, जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने वोल्टेज का है, 0.7 का है। तो क्या पूरी तरह से कैंसिल कर पाएगा? नहीं। कब कैंसिल कर पाएगा? जब ये फील्ड भी कम से कम 0.7 वोल्ट का हो, तब पूरी तरह से वैनिश होगा, तब पूरी तरह से बैरियर खत्म हो जाएगा। और बैरियर खत्म होने का मतलब डिप्रेशन लेयर भी खत्म हो जाएगी। तो हमने यहाँ दो ही केसेस समझे थे। पोटेंशियल बैरियर नेट ये तब होगा जब V इज लेस देन कि भाई मैंने 0.4 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो इसका मतलब इसमें बैरियर अभी भी पूरी तरह से वैनिश नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, कितना बचा है 0.7 माइनस 0.4 यानी 0.3 अभी भी बैरियर बाकी है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खत्म हो जाए तो आपने बैटरी कितने की लगा दी, 1 की लगा दी, ज्यादा की लगा दो कितनी, अच्छा 1 वोल्ट लगा दी तो बैरियर कितना बचेगा, मतलब 0.7 से ज्यादा लगा दी उस केस में बैरियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा क्या? क्योंकि ये जो यहाँ पर जो मेजॉरिटी होल्स है, अभी तो बताया था ये रिपेल होकर इधर जाएंगे, ये होल उस तरफ कब जा पाएंगे जब इनको मिनिमम कितना वोल्टेज लगाया जाएगा 0.7, पर हमने तो 1 लगा दिया, तो क्या ये सारे होल क्रॉस करना शुरू कर गए और साथ साथ उधर के इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करने लगे, क्रॉस करने लगे। तो कहाँ है डिप्लेशन? खत्म हो गई डिप्लेशन है। जब दोनों लोग तरफ के लोग आगे मिल गए या आने लगे जाने लगे तो डिप्लेशन लेयर कहाँ है? डिप्लेशन लेयर तो कहती है उस जगह पर जहाँ पर चार्ज कैरियर एब्सेंट होते हैं, कहाँ एब्सेंट है? सारा क्रॉसिंग होनी शुरू हो गई, करंट फ्लो होना शुरू हो गया, सो डिप्लेशन लेयर खत्म हो गई, जीरो हो गई, बैरियर खत्म हो गया। बट उसके लिए वी नीड V ग्रेटर देन V0। आज समझ आ गई? ये हमने किया था, इतना किया था, और इसमें फिर रेजिस्टेंस वगैरह की भी बात कर ली थी हमने। तो मैं अब अगले पॉइंट पर आ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, ये पॉइंट वाइज था, आप भी जाकर पढ़े इसको, है ना, पॉइंट्स मैंने सारे लिखवा दिए, दोबारा आप भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं सेकंड क्या है केस, रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमने क्या बोला, पोलैरिटी, बैटरीज कैसे कनेक्ट कर रहे थे, पी साइड बैटरी का हाई, फॉरवर्ड साइड बैटरी का लो, यहाँ उल्टा करना है। ठीक है, यहाँ पर पी साइड क्या कर देना, बैटरी का लो पोटेंशियल, और एन साइड बैटरी का हाई पोटेंशियल। डायग्राम भी बनाते हैं, सब लोग बनाएंगे साथ के साथ। बहुत सिंपल है, इसमें कोई बैरियर वाला चक्कर नहीं। ठीक, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, ग्राफ बना लिया ना ग्राफ? क्या रह गया? अच्छा, नॉनोमिक वाली बात नहीं लिखी। तो जो ग्राफ है आपका फॉरवर्ड बायस का ग्राफ कैसा है, कुछ ऐसा है क्या? अब तुम बताओ, क्या ये ग्राफ V प्रोपोर्शनल टू I को फॉलो कर रहा है क्या? ओम्स लॉ क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I, तो क्या ये V प्रोपोर्शनल I को फॉलो कर रहा है? तो ओम लोग फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए तो इसको नॉनोमिक बोल रहे हैं। फिर तो यार नॉनोमिक, because V is not proportional to I। V proportional to I का मतलब स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना है तो एक्सपोनेंशियल कर्व आता है। So V is not proportional to I, नॉनोमिक, ऐसा लिख तो नीचे। वो तो हर सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होती है ना वो नॉनोमिक की होती है, हर सबका ऐसा ही है। चलिए ये एक डायग्राम बना लीजिए फटाफट से। रिवर्स बायस हो कहाँ यूज होता है, अभी यूज करेंगे ना सर्किट में, अभी यूज करेंगे, फिर अगली क्लास में हम अब और यूज करेंगे इसको एज अ रेक्टिफायर। आपको मोबाइल चार्जर जो है, मोबाइल चार्जर में डायोड्स का यूज होता है, टीवी में यूज होता है, आपके मोबाइल में होता है, हर जो चीज है उसमें होता है।
इसको लिखिए भी फटाफट से, अभी बता देता हूँ। एक तो पॉइंट था इसमें छोटे छोटे, कोई खास नहीं है। गुड। और current is due हाँ कर लीजिए भाई। हाँ क्या बोल रहे हो, बताओ कुछ कह रहे हो। देखो इसके 3 पॉइंट्स हैं जो ध्यान होने चाहिए। वही 3, अबाउट द विड्थ, अबाउट द बैरियर, अबाउट द करंट। कौन सा करंट होगा, किसकी वजह से होगा, विड्थ क्या होगी, बैरियर क्या होगा, हम ज्यादा बस। तो बड़े आराम से इसमें दिख जाएगा सारी चीजें। इसको नोट करिए मैडम। बाकी किसी को तकलीफ दे रहे हो, बाकी जो बंद है उनको चला लीजिए। इसको बंद कर देना है इसको। हेडफोन लगी आपकी। स्नान करके आते तो ठंड नहीं लगती। जल्दी से करिए, फटाफट नोट करिए। अभी वैसे तो कमरे में बहुत गर्मी हो रही है ना, उसको मत खोलो, उसको मत खोलो। अरे मत खोलो भाई, बाहर झांकोगे। हाँ तो जो भी है उसको बता रहे हैं, ठीक है एकदम ऐसा ठीक है। हाँ चलिए इसको समझते हैं भाई, है ना। चलिए फटाफट से नोट करिए, बातें बहुत कर रहे हो। हाँ चलिए तो देखते हैं इसको। ठीक है तो रिवर्स बायसिंग में हमने क्या करना है, पी साइड बैटरी का लो पोटेंशियल नेगेटिव सिरा और यहाँ हाई पोटेंशियल। अच्छा तो जैसे वहां पर हमने वर्किंग समझी तो उसी तरीके से इसको समझते हैं 2 तरीकों से। पहला तो ये कि नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ा, इसमें पी साइड की मेजॉरिटी कौन है, होल्स। ये इस माइनस को लेकर क्या होंगे, रिपेल होंगे, क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अच्छा अट्रैक्ट होंगे, अच्छा ये इधर अट्रैक्ट होंगे और इधर जाएंगे, और इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स उस प्लस को लेकर के उधर भागेंगे, ऐसा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से क्या वो जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे, देख लो भाई, है ना। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर जंक्शन को क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे, दोनों के दोनों जो है दोनों किनारों पर एक्यूमुलेट हो जाएगी जाकर, ठीक है। अच्छा माइनॉरिटीज की बात करें तो यहाँ पर इस एन रीजन का माइनॉरिटी कौन है, ये बात बिल्कुल क्लियर रखिए भाई। आपका होल कुछ भी हो सकता है, मेजॉरिटी भी हो सकता है, माइनॉरिटी भी हो सकता है, लेकिन एन रीजन में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी कौन है। तो क्या मुझे बताओ, क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ रिवर्स बायस में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, ये इन दोनों को तो उधर भगा दिया इसने मेजॉरिटी को, लेकिन माइनॉरिटी जो होल है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी होल को जंक्शन क्रॉस कराएगा, फोर्स इधर लगेगा, ई की डायरेक्शन में लगेगा, और सेम उसी तरह से पी साइड का माइनॉरिटी कौन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगाएगा, अपोजिट लगाएगा नहीं लगाएगा। तो कुल मिलाकर दिख ये रहा है यहाँ पर कि जो मेजॉरिटी है वो तो अपने जंक्शन से दूर जा रहे हैं,
लेकिन जो माइनॉरिटी है वो जंक्शन को क्रॉस कर रहा है। तो ये है, तो यहाँ पर जो भी होगा, करंट जो भी फ्लो होगा वो किसकी वजह से फ्लो होगा? माइनॉरिटी की वजह से। अब क्योंकि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए डिप्लेशन लेयर क्या होनी चाहिए? वाइड होनी चाहिए, नैरो होनी चाहिए? वाइड। बात बिल्कुल क्लियर है। और डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी, डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी तो ये बात भी पक्की है कि जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी बढ़ेगा। तो बी नोट नेट जो आएगा, नेट पोटेंशियल बैरियर जो आएगा वो कितना लिखा जाना चाहिए? अब ये कैसे लिखा जाना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्यों कैसा होना चाहिए, उसको समझने के लिए जरा दोबारा दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है? अगर इस बैटरी का हाई पोटेंशियल इधर लगाया, लो इधर लगा, ऐसे तो किया है। अब तुम बताओ, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्वर्ड बताया, इस बैटरी के कारण से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो ई क्यों लिखता हूं, आपको दिख रहा है ना? एक ब्लू कलर का ई है ई बैटरी, एक ये व्हाइट ई है। ये व्हाइट जो ई है वो जंक्शन पर पहले से जो इमोबाइल आयन है, ये डिप्लेशन लेयर है, इसमें प्रेजेंट इमोबाइल आयंस हैं, इनके पोटेंशियल डिफरेंस से प्रोड्यूस हुआ है। और यहाँ पर वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैरियर कितना है? 0.7 अगर सिलिकॉन ले रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी। लेकिन जो इस बार हमने बैटरी लगाई उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलो कि इधर ही आ रहे हैं क्या? जबकि फॉरवर्ड में क्या हो रहा था? उल्टा आ रहा था। तो वो अपना बैटरी का फील्ड इसको कैंसिल आउट कर रहा था, घटा रहा था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? इस बार दोनों फील्ड क्या आ रहे हैं? सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ है, मतलब यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जो भी नेट होगा वो बढ़ेगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो नेट पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ेगा। दोनों जुड़ रहे हैं ना, सेम है। तो यहाँ पर नेट बैरियर जो आएगा वो भी क्या लिखा जाएगा? V प्लस V। यानी एग्जांपल लें, अगर 1 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है और सिलिकॉन डायोड है तो नेट बैरियर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? 1 वोल्ट की बैटरी लगाई और सिलिकॉन डायोड है, 0.7 बैरियर है, 1 वोल्ट आपने लगा दिया, 1.7 हो गया। नेट बैरियर 1.7 हो जाएगा। और ये बैरियर है डेफिनेटली मेजॉरिटी को तो क्रॉस करने ही नहीं दे रहा। ये नेचर में ही नहीं है यार, दिख रहा है ना? मेजॉरिटी तो यहाँ इकट्ठे हो गए, मेजॉरिटी यहाँ इकट्ठे हो गए, जंक्शन कौन क्रॉस कर रहे हैं? माइनॉरिटी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि जो माइनॉरिटी जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है? करंट इज ड्यू टू, और करंट की डायरेक्शन जरा ध्यान दो किधर है। ये होल जो है माइनॉरिटी, करंट की डायरेक्शन होल से चेक कर ली जाती है। अगर ये एन साइड में होल है वो किधर जा रहा है? N2 P जा रहा है। करंट किधर होगा? N2 P होगा कि नहीं होगा? करंट की डायरेक्शन यहाँ पर होगी IRT, फ्रॉम N2 P। RB मतलब रिवर्स बायस करंट N2 P होगा। आप कोई कहता है कि सर इलेक्ट्रॉन में तो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से देख ले यार, ये वाला P साइड में इलेक्ट्रॉन है वो N साइड में जाएगा ना, जाएगा, लेकिन उसका करंट किधर होगा? पॉजिटिव। किसी से भी देखो, लेकिन मोल से देखें तो अच्छा है। क्लियर? सीधी सी बात है, रिवर्स बायस करंट है इसलिए इसकी डायरेक्शन भी उल्टी है। फॉरवर्ड बायस पे करंट की डायरेक्शन क्या थी याद है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड बायस पे करंट जो था वो P2N था, जबकि यहाँ N2P है। अब जरा ध्यान से सुनो दो बातें। करंट माइनॉरिटी की वजह से होगा, लेकिन माइनॉरिटी का नंबर क्या है? 0.5%। मेजॉरिटी कितना है? 99.5%, जबकि माइनॉरिटी क्या है? केवल 0.5%। तो क्या एक्सपेक्ट करते हो, जितना करंट आपको अगर उसमें फॉरवर्ड बायस में फ्लो हो रहा है, क्या उतना यहाँ मिल पाएगा? बिल्कुल ही कम मिलेगा। और ऊपर से बहुत कम है माइनॉरिटी। तो अब यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करके सुनना, ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ उल्टा क्यों लिया है यार? अभी बता चुका हूं मैं। करंट की डायरेक्शन बताओ ना। फॉरवर्ड बायस की करंट की तरफ से किधर था? P2N था ना, और इसमें करंट किधर है? N2P होगा। तो बताओ यहाँ करंट को ऊपर की जगह नीचे स्केल पर ले लिया। अच्छा, वोल्टेज वहां पोलैरिटी क्या थी? P पर हाई है तो लो थी, यहाँ पर P पर लो है, पर हाई। बैटरी बजती है कि नहीं बजती है? तो यहाँ पर वोल्टेज भी रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पर आप वोल्टेज बढ़ाइए, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, 1 वोल्ट लगाई, आपके माइनॉरिटी नंबर में कितने? बहुत थोड़े से। एग्जांपल ले लेते हैं, 100 माइनॉरिटी मान लो आपके पास, ठीक है? तो 100 में से 50-60 तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऑलरेडी फ्लो कर लेंगे आराम से। और हमने जो बैटरी लगाकर क्या कर लिया? हमने 2 वोल्ट लगाकर जो बचे कुछ 50 है उनको भी चला दिया, और ये काम तो हमारा 1-2 वोल्ट लगाने से हो जाएगा। तो होगा क्या? थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने पर ही क्या होगा? आपका करंट बढ़ करके जितना होना हो जाएगा। अब कोई कहता है सर नहीं यार, एक काम करते 10 वोल्ट लगा के देखो ना, 10 लगा ले, 20 लगा ले, कितना भी लगा ले, क्या होगा? क्योंकि माइनॉरिटी का नंबर फिक्स है, वो है ही 100। अभी 100 चार्ज के लिए जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं, आप उसमें 2 वोल्ट लगा लो,
10 लगा लोगे तो भी सो ही जाएंगे, 20 वोल्ट लगा लोगे तभी सो ही जाएंगे। तो करंट का वैल्यू बढ़ नहीं पाएगा। करंट का वैल्यू क्यों नहीं बढ़ पाएगा, बात समझ आई? क्योंकि माइनॉरिटी जितने भी प्रेजेंट थे वो सारे के सारे जंक्शन क्रॉस करने लगेंगे। तो सारे जंक्शन क्रॉस करने लगेंगे, दैट भी मेक्स द मैक्सिमम करंट। और ये मैक्सिमम करंट जो भी हो सकता है वो वोल्टेज बढ़ाने से बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए इस करंट का नाम, इस करंट का जो नाम है, इसको हम आई नोट से डिनोट करते हैं और इसको बोलते क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब आप सोचिए रिवर्स नाम क्यों दिया, ये तो पता ही है सबको, रिवर्स नाम क्यों दिया और सैचुरेशन क्यों दिया, आप समझ पा रहे? सैचुरेशन क्यों बोला पता है? नहीं, सैचुरेशन इसलिए क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने पर भी करंट बढ़ नहीं रहा है, जितना वो मैक्सिमम हो रहा था उतना हो चुका। तो बात समझ आई? फॉरवर्ड बायस में क्या था, आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ तो करंट बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसमें स्कोप है, उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स है बहुत सारे। आप जितना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे उतना ज्यादा चार्ज कैरियर जंक्शन क्रॉस करेंगे और करंट बढ़ सकता है, लेकिन इसमें नंबर लिमिटेड है, इस वजह से करंट एक वैल्यू के बाद बढ़ेगा नहीं, बस। और आप एक बात और गौर करिए, ये करंट की रेंज लिमिट ये क्या है, और उसमें क्या लिखा था, लिखा था नहीं लिखा था, मिली। तो वो करंट मिली रेंज का था, ये माइक्रो रेंज का है। कितने का फर्क है? लगभग 1000 टाइम्स का फर्क है। यानी फॉरवर्ड बायस का करंट और रिवर्स बायस के करंट में बहुत फर्क, ठीक है? तो ये ग्राफ किसका हो गया, आपका रिवर्स बायस का, ठीक है? इसको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बोलते हैं, इसको और उसको दोनों को मिलाकर, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों को मिलाकर। और ये आप 12th क्लास के जो आपकी फिजिक्स लैब होती है उसमें किट का एक्सपेरिमेंट करते हैं, किट में लगा रहे थे डायोड, उसमें आप फॉरवर्ड और रिवर्स के ग्राफ प्लॉट किया करते हैं बेस्ड ऑन द रीडिंग्स, ठीक है? चलिए, तो कोरोना में तो आपने वो प्रैक्टिकल की ऑनलाइन किया है, चलो बहुत बढ़िया किया। तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए, ठीक है? ये ग्राफ क्लियर है ना? करंट की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि नंबर लिमिटेड है हमारे। अच्छा, इस करंट का नाम नहीं बताया, नाम क्या होता है इस करंट का? ड्रिफ्ट क्यों होता है? माइनॉरिटी की वजह से जो चार्ज करंट होता है वो ड्रिफ्ट ही होता है, ये वैसे रटवाता हूं मैं, ठीक है? पर असल में रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी करंट बनाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज कैरियर स्वीप आउट होते हैं, जो चलते हैं, वो वाला करंट ड्रिफ्ट करंट होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज कैरियर्स का मोशन हो रहा है ना, तो वो करंट कौन सा होता है? अरे दो बोले थे, दो तरह के करंट। डिफ्यूजन करंट कहां से कहां था, पी से एन था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करवा रहे थे, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हो रहा था, याद है? और ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से हो रहा था, एन से पी। कौन फ्लो करवा रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड। कोर्स कौन था? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन से चार्ज कैरियर इन्वॉल्व थे? माइनॉरिटी। यार यही बात बोली थी मैंने, ये सेटिस्फाई हो रही है ना यहाँ पे? बस करेक्ट होगा, करिए नोट। एक बात और बताओ, फॉरवर्ड बायस में क्या कहा, रेजिस्टेंस हाई होता है लो होता है, देखा क्या थे? रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखिए, रेजिस्टेंस की फॉर्मूला लिखिए। एक बात अब आप बताओ, फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो उसका उस केस में डायोड के द्वारा अप्लाई किया हुआ रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा? ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है ना। अगर करंट ज्यादा अच्छा खासा फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम ऑफर कर रही है और डिवाइस इसलिए अच्छा खासा फ्लो हो रहा है। और इस केस में आप क्या बोल रहे हो, करंट बहुत कम फ्लो हो रहा है, इसको मतलब डिवाइस रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर कर रही है। तो उस केस में आप लिख लो फॉरवर्ड में डायोड का जो रेजिस्टेंस है इन फॉरवर्ड बायस वेरी वेरी लो होता है, प्रैक्टिकली बहुत कम होता है। और कितना होता है, लगभग 100 ओम के आसपास। ये डेटा इसलिए लिखा रहा हूँ कि इस पे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? हालांकि बदलता रहता है, अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, वेरिंग रेजिस्टेंस होता है, लेकिन एक कुछ एवरेज वैल्यू तो होती है ना कि हर चीज की। सो और रिवर्स बायस के केस में, रिवर्स बायस ये वाला, इसमें बिकॉज करंट इज वेरी स्मॉल, सो योर रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, ठीक है? रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, ठीक है? और वेरी हाई का क्या है, 10 की पावर 6 ओम, लगभग 10 टू द पावर 6 ओम, 10 लाख, यानी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है? तो इसमें बिकॉज करंट इज स्मॉल, योर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड शुड बी हाई, तो लगभग इतना होता है। आप इसको थोड़ा याद रख सकते हैं। दोनों का अगर रेशियो लें तो 1 रेशियो 10 टू द पावर कितनी, 4, वो 2 है, वो 6 है ना, 1 रेशियो 10 टू 4 ये आता है, ऐसा कुछ। तो ये वैल्यूज इसलिए लिखा रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन दिया हुआ,
एंड यू शुड नो कि वैल्यू इसमें रेजिस्टेंस की हाई होगी, उसमें कम होगी, ये पता होना चाहिए। हाँ ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट था रिवर्स बायस। अब इसमें नीट 2018 में आया हुआ एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ। इस ग्राफ को देखकर एक बात आपको मैं पूछना चाहता हूँ। इस ग्राफ को देखिए, इसमें बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि जो करंट है वो माइनॉरिटी के फ्लो होने की वजह से कम है, पर माइनॉरिटी का नंबर अगर बढ़ जाए किसी तरीके से तो क्या करंट भी बढ़ जाना चाहिए? बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अब तुम बताओ माइनॉरिटीज किस से बनते हैं? मैं एक बेसिक सवाल दोबारा उठाता हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। मेजॉरिटी चार्ज के लिए कहां से आते हैं? डोपिंग से आते हैं। अरे कहां से आते हैं भाई? मैंने एन टाइप का मटेरियल प्रोड्यूस बनाया है, तो एन टाइप के मटेरियल में डोपिंग किसकी करी है? फास्फोरस। फास्फोरस, हर फास्फोरस में आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, मेजॉरिटी को इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो मेनली जो आपके मेजॉरिटी कैरियर्स है वो डोपिंग से आते हैं। डोपिंग बढ़ाओगे तो मेजॉरिटी कैरियर्स बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन डोपिंग फिक्स है। और माइनॉरिटी कहां से आते हैं? कि एन टाइप के मटेरियल में होल्स नहीं होते क्या? इसलिए तो उसको माइनॉरिटी बोलते हैं ना उसको। एन टाइप के मटेरियल में, एन मटेरियल में, एन टाइप में माइनॉरिटी होल्स होते हैं। अब ये होल्स कहां से आ रहे हैं? क्या फास्फोरस होल दे रहा है? फास्फोरस तो क्या दे रहा है? तो होल कैसे बनना होगा फिर? बॉन्ड टूट के। एक ही तो तरीका है, और कौन सा तरीका हो सकता है? तो ये बात बिल्कुल क्लियर रखो। दो चीजें, मेजॉरिटी कहां से आते हैं? डोपिंग से। और माइनॉरिटी कैसे आते हैं? थर्मल एनर्जी से, टेम्परेचर से। क्लियर है? अब जो क्वेश्चन तुम अभी पूछ रहे थे ना, वो तीसरा स्टेटमेंट मैंने छुड़वाया था ना कि इन रिवर्स बायस एट 300 डिग्री केल्विन करंट इज फाइनाइट इन रिवर्स बायस। वो तीसरा स्टेटमेंट मॉडल में वो क्वेश्चन है। तो ये स्टेटमेंट चलो मैं पूरा प्रॉपर तरीके से बोलता हूँ कि इन रिवर्स बायसिंग एट 300 केल्विन करंट फ्लो इन डायोड इज फाइनाइट। सही है या गलत है? सही है। बताओ मुझे, सब लोग बताओ। सही है। कौन से केस की बात कर रहा हूँ मैं? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में किसी टेंपरेचर पर 300 केल्विन टेंपरेचर पर बात कर रहा हूँ, और क्या दोनों करंट फाइनाइट फ्लो होता है, ऐसा वो बोल रहा है। सही है गलत है? वो तो रहा यार, कहां जी। हाँ, ये बात अलग है कि इस करंट को बहुत नेग्लिजिबल सा मानते हैं, बहुत थोड़ा मानते हैं, लेकिन फाइनाइट है, कुछ है ना, तो स्टेटमेंट सही। अब मैं जो सवाल पूछ रहा था वो ये है कि अगर टेंपरेचर बढ़ा दिया जाए, क्या उससे करंट बढ़ना चाहिए? क्या बोलो, बढ़ना चाहिए क्या? क्योंकि ये जो बंदा है, ये रिवर्स बायस, ये तो करंट फ्लो किस वजह से करवा रहा है? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का नंबर टेंपरेचर पर डिपेंड। तो नीट 2018 में एक सवाल पूछा गया था, उस सवाल में केवल इतनी बात पूछी गई थी कि टेंपरेचर चेंज होने से डायोड का कौन सा करंट चेंज होता है, फॉरवर्ड वाला, रिवर्स वाला, या दोनों? आंसर आएगा दोनों। ठीक है, तो कैसे कैसे चेंज होता है, मैं उसके लिए क्वेश्चन आपको करा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था, उसमें तो सिर्फ इतना बताना था चेंज कौन सा होता है। चेंज दोनों ही होते हैं, कैसे कैसे होते हैं हम वो भी बड़े आराम से पता कर सकते हैं, हमने जितना पढ़ा है उसके आधार पर। देखो ये क्या भाई, ये कौन सा ग्राफ है? ये दोनों एक साथ है ना, ये फॉरवर्ड में और रिवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर इस टेम्परेचर को बोल देते हैं T1 T2। फर्स्ट क्या करना है? कंपेयर टेम्परेचर T1 एंड T2। बनाओ फटाफट साथ, एंड टेम्परेचर T3 एंड T4। दिस इज T3, दिस इज T4। ये थोड़ा सा ब्लू लाइन से जो मैंने की, मैंने एक्स्ट्रा हिंट दी है ना, ये ऐसा क्वेश्चन में नहीं होगा। आपको करना क्या है, क्वेश्चन में लिखा है, आप जरा सोचिए, फॉरवर्ड का मत सोचिए, रिवर्स का पहले बताइए। मैंने क्योंकि अभी उसी की बात करी, आप रिवर्स की तरफ देखिए, और क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि दिस कर्व, T3 वाला कर्व T3 टेम्परेचर पर बनाया गया है, T4 वाला T4 टेम्परेचर पर बनाया गया है। तो विच टेम्परेचर इज हाई, विच इज लो, ये बताना है। कर्व्स को देखकर बताना है। बता सकते हो? तो बताओ, बता सकते हैं सब? तो बता सकते हैं? अभी भी बताया मैंने। रिवर्स बायस ये कर्व कौन से हैं? रिवर्स बायस के हैं क्या? रिवर्स बायस में करंट कौन फ्लो करवाता है? माइनॉरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं क्या? कैसे करते हैं? टेम्परेचर बढ़ाने पर
टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ते हैं क्या? अगर माइनॉरिटी बढ़ेगा तो उसके बनने वाला करंट भी, कौन सा करंट ज्यादा है? कौन सा ज्यादा है बताओ? ये T4 करंट नहीं है, T4 टेम्परेचर है। करंट क्या है? I0 अरे यार ये करंट है ना, करंट इस स्केल पर है। बोल तो रहा हूँ T3 टेम्परेचर पर ये करंट है, T4 टेम्परेचर पर ये करंट है। ठीक है, तो बताओ कौन सा करंट ज्यादा है? यहाँ लिखेंगे बिकॉज, सॉल्यूशन लिखा, बिकॉज I0 इज ग्रेटर देन I0 और ऐसा तभी होगा, करंट ज्यादा तभी होगा जब माइनॉरिटी ज्यादा होगी, और माइनॉरिटी ज्यादा कब होगी? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। साफ साफ सिंपल बात, इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। T3। अच्छा अब अगला पॉइंट बताओ, फॉरवर्ड वाला पॉइंट बताओ। फॉरवर्ड में कंपेयर करो कौन सा ज्यादा है, T1 या T2? दोनों में अंतर किस चीज का दिख रहा है? बैरियर का आंसर दिख रहा है क्या? मैंने आपको शो कर दिया। किस केस में बैरियर कम है? तो तुमको याद करो, बैरियर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्या? ऐसा लिखा है कभी? पिछली क्लास में कराया था क्या? विड्थ एंड बैरियर टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं क्या? क्या होते हैं? टेम्परेचर बढ़ाने पर विड्थ क्या होती है? याद आया? सबको नहीं आया? टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं। चार्ज कैरियर जिस भी चीज से बढ़ेंगे उससे विड्थ क्या होगी? बताया था ना? तो मतलब विड्थ कम होगी तो बैरियर भी कम होगा ना। अब बताओ कौन सा बैरियर कम है? ये बैरियर कम है, इसका मतलब टेम्परेचर है या नहीं? फेस पलट के देख लेना। बिकॉज V01 is less than V02, so T1 will be greater than T2। यहाँ लिख सकते हैं V0 inversely proportional to temperature। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बैरियर एंड विड्थ घटते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, 3 फैक्टर लिखे थे, टेम्परेचर, ड्रॉपिंग एंड टाइप ऑफ मटेरियल लिखे थे ना। तो बस उस चीज के आधार पर हम देखो पूरा कर्व्स में डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, कौन सा कर्व हाई टेम्परेचर का है, कौन सा लो का है। तो सवाल तो सिर्फ इतना सा आया था कि क्या कौन सा कर्व चेंज होगा, कौन सा चेंज हो रहा है टेम्परेचर? ये भी चेंज होता है, वो भी चेंज होता है ना? तो दोनों कर्व चेंज होंगे। फटाफट करिए, कर लिया? ये आपके फॉरवर्ड और रिवर्स बायस हो गई। अब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, सर्किट बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले सब लोग। बढ़ा दूं आगे? चलिए, तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं, सब लोग सुनिए। अच्छा मैं एक सिनेरियो की डिस्कशन कर रहा हूँ। एक सुनिए एक बात, जो हमारा डायोड है, अभी हमने जितनी भी बातें करी वो प्रैक्टिकल बातें करी। ये जो कर्व्स बनाए ये प्रैक्टिकल कर्व्स हैं डायोड्स की, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि उसका कुछ बैरियर है। जो डायोड है उसमें आप बोलते हो कि उसका कुछ बैरियर है 0.7, जैसे सिलिकॉन की बात करते हैं। ठीक है, 0.7 वोल्ट बैरियर का मतलब ये है कि आपको जो बैटरी यूज करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका डायोड कंडक्ट करे मतलब फ्लो करवाए, करंट फ्लो कम ज्यादा होता है जब आपकी अप्लाइड वोल्टेज बैरियर से ज्यादा होती है। तो एक लिमिट, एक कंडीशन लग गई ना कि अगर आपकी वोल्टेज बैरियर से कम हुई तो करंट फ्लो। तो और एक बात ये और बताओ कि अगर आपने मान लो 1 वोल्ट लगाया है, 1 वोल्ट लगाया, फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा हूं, 1 वोल्ट लगाया है, तो उस केस में आपका जो करंट फ्लो होगा वो 1 वोल्ट की वजह से ही होगा? नहीं, 1 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट जो है आपकी लगाई हुई बैटरी में, 1 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट है, उस बैरियर को खत्म करने में इस्तेमाल होगा। उसको बोलते हैं हम कमीशन। कमीशन है ना? तो एक में से 0.7 वोल्ट का तो कमीशन डायोड ले रहा है उसकी, वो बचा कितना? 0.3 वोल्ट, उसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि कमीशन होना अच्छी बात नहीं है। तो 0.7 वोल्ट तो, और जमीनों की बात करें तो जमीन में डायोड महंगा आता है सिलिकॉन से, पता है क्यों? उसका पोटेंशियल बैरियर, उसका कमीशन क्या है? कम है। मतलब उसमें अगर 0.3 वोल्ट है उससे भी थोड़ा ज्यादा लगा दे तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब
हमें अब बात करनी है किसकी, अच्छे से अच्छा डायोड, जर्मेनियम से भी अच्छा। जर्मेनियम से भी अच्छा कौन है? जर्मेनियम से भी अच्छा कौन है? ऐसा डायोड जो आइडियल डायोड, अरे आइडियल डायोड सबसे अच्छा, अच्छे से भी अच्छा, यही तो होता है ना आइडियल, आइडियल स्टेट। तो आइडियल डायोड के केस में हमें ये सोचना है कि क्या पोटेंशियल बैरियर होना जरूरी है? नहीं। अगर आपका पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब आप बोलोगे वो अच्छा डायोड बनता जा रहा है। तो आइडियल डायोड की बात करें तो इसके पोटेंशियल बैरियर कितना होना चाहिए? कितना मानना चाहिए? यस, 0 वोल्ट। सो आइडियल डायोड के केस में पोटेंशियल बैरियर 0 वोल्ट होता है। इसका मतलब वही बात है ना, प्रैक्टिकली कुछ बैरियर है, जर्मेनियम में वो बैरियर कम हो गया है, लेकिन आइडियली हम क्या मानते हैं कि बैरियर 0 है। और बैरियर 0 होने का मतलब हमारा ये आइडियल में अगर मैं 0.0001 वोल्ट भी लगाऊंगा ना, तब भी करंट फ्लो हो जाएगा। तो एक तो ये बात। अच्छा, दूसरी बात हमने अभी अभी लिखी थी कि फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो। हमें ये स्टेटमेंट शुड वर्ड का यूज करना चाहिए। हम चाहते हैं कि फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस क्या रहे, कम, और हम ये चाहते हैं कि रिवर्स बायस में डायोड का रेजिस्टेंस क्या रहे, वेरी हाई, शुड बी वेरी हाई। अब शुड मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि डायोड का रेजिस्टेंस कम से कम हो, यही तो कहना चाहते हैं। तो आइडियल स्टेट में आप क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए? आइडियल स्टेट है, अगर आइडियल डायोड है तो उस केस में डायोड का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस होना चाहिए 0। ठीक है, तो आइडियल डायोड के केस में आपका बैरियर 0 वोल्ट लिया जाएगा, रेजिस्टेंस भी 0 ओम माना जाएगा। ठीक है, जो 100 ओम लिखा था। अच्छा, ऐसे ही हम बात करते हैं किसमें, रिवर्स बायस। इन रिवर्स बायस, अभी रिवर्स बायस में मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड क्या होना चाहिए, वेरी, अरे करंट उसमें नेग्लिजिबल सा फ्लो हो रहा है, थोड़ा सा फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर आइडियल डायोड होगा तो उसमें हम रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे, वेरी हाई, मतलब इनफाइनाइट। यानी आइडियल स्टेट में रेजिस्टेंस आप क्या बोलेंगे, कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। और इनफाइनाइट होता है इसका मतलब उस केस में करंट तो कितना होगा, एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। दिस इज द स्टेट। मतलब हम आइडियल स्टेट में ये मानते हैं कि डायोड को एक स्विच की तरह मानते हैं। तो वो स्विच ऐसा स्विच है जो कि फॉरवर्ड बायस में तो कंडक्ट करता है पूरी तरह से, अच्छी तरह से करना है तो अच्छे से करना है, और वरना बिल्कुल नहीं करना है, उसी को आइडियल स्टेट बोलेंगे ना। तो इसमें फॉरवर्ड बायस में तो बिना रेजिस्टेंस के एक बेहतरीन तरीके से वो करंट फ्लो करवा दे, और रिवर्स बायस में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का करें। तो इस केस में हम सर्किट में इसको कैसे यूज करने वाले हैं, सब लोग देखिए। ये मेरा डायोड है, बताइए ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है? फॉरवर्ड बायस है। और फॉरवर्ड बायस अगर डायोड आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद डायोड को क्या करेंगे, कितना रेजिस्टेंस ओवर कर रहा है, 0। 0 रेजिस्टेंस मतलब 0 रेजिस्टेंस मतलब प्लेन वायर। अरे प्लेन वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है प्लेन वायर। और क्या कोई बैरियर देना है, नहीं, कोई वोल्टेज नहीं, कोई बैरियर। अच्छा, ऐसे ही दूसरा केस कौन सा बोला मैंने, लो हाई। बताओ डायोड कैसा है, फॉरवर्ड है रिवर्स है? रिवर्स है। रिवर्स में रेजिस्टेंस कितना, करंट क्या होना चाहिए, बिल्कुल 0। बिल्कुल 0 कब होगा, ये क्या है, ये क्या है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, ओपन सर्किट। सुना है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब इस केस में रेजिस्टेंस कितना है, 0, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, एंड कितना करंट, 0 करंट। तो आइडियल केस में यही है, डायोड कंडक्ट करेगा तो अच्छे से, और नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं। ये आइडियल स्टेट है। ठीक है, अब इसके यही आपका न्यूमेरिकल न्यूज होगा। इस चीज को मैं भी बताऊंगा कैसे। और सुनो, एक अच्छी सी चीज और बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया आपको कर्व और बताता हूँ प्लॉट करके। आइडियल डायोड का कर्व प्लॉट कर रहे हैं, आइडियल डायोड के केस में बीआई कर्व प्लॉट करना है। ठीक है, अब फॉरवर्ड बायस कर्व प्लॉट बना रहा हूँ पहले। अभी भी मैंने फॉरवर्ड बायस का कर्व बनाया, कल बनाया था हमने। फॉरवर्ड बायसिंग में प्रैक्टिकल केस में डायोड का करंट कहां जाकर बढ़ता है, वी नोट पर जाकर बढ़ता है ना, नी पॉइंट पर जाकर, नी वोल्टेज पर जाकर बढ़ता है। अच्छा, इसमें आइडियल केस में बैरियर कितना है, आइडियल केस में बैरियर कितना है, 0 है। तो इस केस में आप बता सकते हैं करंट कहां पर राइज होगा, करंट कहां पे राइज होगा, 0 पे राइज होगा क्या, 0 पे राइज कर दिया, ठीक है, तो 0 पर ही राइज हो गया। अरे ऐसे ही इतना ऐसे वो पहले तो यूज आ रहा था, वो प्रैक्टिकल था ना। बैरियर यहाँ पर एक तो 0 है। दूसरी चीज क्या, पहली चीज है तुमने इस वाली चीज को यूज करते हुए प्लॉट कर दिया। अब इस चीज को यूज करो, फॉरवर्ड बायस केस में रेजिस्टेंस कितना है, 0। कल मैंने ये तो बता दिया था ना, आईवी कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है क्या,
तो बताएगा इस लाइन का स्लोप क्या है। अरे भाई स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या है? उसको शर्म करो भाई, जीरो वाले कौन लोग हैं ये? तुमको स्लोप तो देखना आ जाए कम से कम। मैं तो ये सोचता हूँ हर फिजिक्स का टीचर आके घर तो करे बेटा स्लोप ऐसे निकालते हो, ऐसे निकाल दे, फिर भी तुम स्लोप भूल जाते, स्लोप निकाल। स्लोप कैसे निकाला जाता है? ये जो लाइन है इसका प्लस एक्सिस के साथ जो एंगल है थीटा, उसका 10, so this theta is what 1090 is what, फिर जीरो कहां से आया? तो स्लोप कितना है? और स्लोप क्या बताया मैंने? स्लोप इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ, तो बताया ना फिर रेजिस्टेंस कितना है? अगर 1/r इनफाइनाइट है तो r कितना हुआ? और जीरो तब होगा जब लाइन बिल्कुल यूं खड़ी होगी। जब तुम ये सोच रहे थे कि अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं, जीरो से यूं उठा दूं, तो इस लाइन का क्या स्लोप 90 डिग्री दिख रहा है क्या? इस लाइन का स्लोप 90 डिग्री, यानी स्लोप मींस एंगल 90 और स्लोप इनफाइनाइट। समझ में आया? तो आइडियल का कर्व ये है। अब बताओ दूसरे केस में, रुको, रिवर्स बायस का बताओ। रिवर्स बायस में क्या होगा? करंट कितना फ्लो कराना है? बोलो ना, करंट कितना फ्लो कराना है? कितने भी वोल्टेज लगा दो करंट क्या फ्लो होगा? तो वोल्टेज बढ़ाता जाए करंट जीरो ही मिलेगा। कितने भी वोल्टेज बढ़ाओ करंट जीरो मिलेगा। करंट कितना मिल रहा है? अरे दिख रही है ब्लू लाइन, और रेजिस्टेंस सेटिस्फाई करना चाहते हो? अब बताना जरा इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप कितना है? पक्का है ना? इसका स्लोप जीरो, और इसका स्लोप जीरो है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? होता है ना, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस कितना होता है? बस दिस स्लोप इज जीरो, दिस इज 1/r/b, सो r/r/b इज, ये लीजिए फटाफट, ये VI कर्व है किसका? आइडियल डायोड का। ठीक है, हो सकता है पूछ ले। आइडियल डायोड के केस में VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऐसा होता है, बैरियर जीरो, रेजिस्टेंस जीरो, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, जीरो करंट। करिए इसको फटाफट नोट करिए। ये जो चीज है ये हमारे न्यूमेरिकल में यूज होगी। अभी मैं एक न्यूमेरिकल, पहले हम प्राइसिंग सीखते हैं, प्राइसिंग चेक करना, ठीक है? करिए इसको लिख लीजिए फटाफट से। हाँ भाई लिख लिया, जल्दी से लिखो। इसमें अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कर्व देखो, कर्व का सीधा सा हिसाब है, ये पॉइंट्स के बेसिस पर मैंने कर्व प्रूव किए। आपको पॉइंट्स पता है, फॉरवर्ड के केस में बैरियर जीरो, मतलब करंट यहीं से राइज होगा, और लाइन वर्टिकल होने का मतलब रेजिस्टेंस इज जीरो। नहीं होता तो क्या? तो माइनॉरिटी के कारण उसके लिए देखना तो पड़ेगा ना कि जो हमने वोल्टेज लगाई है वो माइनॉरिटी के मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है, फिर आप बात करो। ऐसे बोल रहे से थोड़ा ना होगा। अब देखो कि माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रही है क्या वोल्टेज, क्या दोष करवा रही है क्या, ये देखो, है ना? और बात सही है तुम्हारी कि जो करंट फ्लो होता है ना, थोड़ा सा हमने क्या करा, ऐसे किया था, ये थोड़ा सा दिख रहा है,
ये माइनॉरिटी की वजह से ही है। ठीक है, हाँ कर लिया, मैं आगे बढ़ जाए, करो जल्दी करो। तो आइडियल डायोड के बेस, अब सुनो, हमें जो क्वेश्चन मिलने वाला है पेपर में, जो मॉड्यूल में जो डायोड के क्वेश्चंस हैं, सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसमें अगर कुछ मेंशन नहीं होता है कि डायोड क्या है क्या नहीं, बस डायोड लगा रखा है, तो आपको बाय डिफॉल्ट उसको आइडियल डायोड मानकर चलना है और इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, बस अभी तो ये चीज समझाइए मैं कि इस केस में आइडियल डायोड का प्लेन वायर से रिप्लेसमेंट होगा, अगर फॉरवर्ड वायर से तो, रिवर्स वायर से तो ओपन से रिप्लेसमेंट होगा और सर्किट को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें सबसे पहले मैं कुछ सवाल यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ पर आपको बताना क्या है, आइडेंटिफाई वाईसी। वाईसी देखनी आती है, पता है वाईसी कैसे देखी जाएगी? अगर पहले तो ये चेक करो, मैं तरीका बताता हूँ, सबको पता है कैसे देखते हैं, बी पर हाई एन पर लो होना चाहिए, पर आप एक चीज देखो, दोनों में से हाई कौन सा? एक हाई देख लिया कौन हाई है, और हाई देखो बी पर आ रहा है तो फॉरवर्ड, हाई अगर एन पर आ रहा है तो रिवर्स। ठीक है ना, चलिए, तो पहला 2 वोल्ट -2 वोल्ट -5 वोल्ट। फटाफट से इनको लिखते रहिए, एक एक सेकंड में इनका जो भी आंसर है वो लिखते रहिए, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, एक एक 2-2 सेकंड में इनका आंसर आ जाए। हाँ V0 वहाँ डिफाइंड ही नहीं है ना, वहाँ तो बैरियर वैसे ही बढ़ता जा रहा है, रिवर्स वैसे में बैरियर तो वैसे ही बढ़ता है ना, आप बैरियर कह सकते हो एक करंट 0 होगा। कर रहे हो भाई, चलिए इसमें सारे करो, फटाफट चेक करो वाईसी क्या क्या है सब। वाईसी के लिए हमें ये देखना है हाई कौन सा है, पता लग गया हाई कौन सा है, उसके बाद ये देखो कि हाई कहाँ जुड़ा हुआ है, हाई अगर पी पर जुड़ा हुआ है तो फॉरवर्ड, हाई अगर एन पर है तो रिवर्स। हाँ 2 और -3 कौन सा हाई है? 2 हाई है, हाई बी पर जुड़ा हुआ है फॉरवर्ड। -2 -5 कौन सा हाई है? -2 हाई है, हाई का जुड़ा हुआ है एन पर रिवर्स। अच्छा ये समझते हो?
अर्थिंग का सिंबल है, अर्थिंग मतलब पोटेंशियल कितना, अर्थ का पोटेंशियल 0 मास। अब इसमें यहाँ 4 है और यहाँ 0, ये रेजिस्टेंस को नहीं देख रहे क्या? ठीक है, नहीं देख रहे तो अच्छी बात है, इग्नोर करना है रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हुए आप ये चेक करें 0 कहाँ लग रहा है इसके, एन पर। इग्नोरिंग द रेजिस्टेंस, ऐसे देखते हो तो रेजिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं। ये 0, ये 4, हाई कौन सा है 4, हाई कहाँ जुड़ा हुआ है पी पर, कैसा होगा, ठीक है। अब इसमें माइनस सिरा पी पर जुड़ा हुआ है, प्लस सिरा एन पर जुड़ा हुआ है, फॉरवर्ड। तो अब ऐसे इसमें बैटरी का वैल्यू तो लिखा है 4 वोल्ट, 2 वोल्ट सभी हो जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूँ जो बड़े काम की है। मतलब ये है कि करंट में आपको ये चीज यूज में भी आ जाएगी। किसी भी बैटरी के दोनों तरफ को पोटेंशियल को लिखना, जैसे बैटरी का अगर एक तरफ का पोटेंशियल आपको पता है तो उसके दूसरी तरफ का पोटेंशियल भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है, सब लोग ध्यान से देखो, ये 4 वोल्ट की बैटरी, इस लोअर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है V। अब यहाँ का V है, हमको पता है इसका हाई माइनस लो बराबर 4 होना चाहिए, बैटरी का वोल्टेज की तरह 4 ना। अच्छा, तो या फिर दूसरा तरीका ये कि आप माइनस से प्लस, यहाँ V है, अब आप ऊपर जाओ, कहां से कहां जा रहे हो, माइनस से प्लस जा रहे हो ना बैटरी, जबकि माइनस से प्लस जाते हैं तो वोल्टेज राइज होता है, पोटेंशियल राइज होता है ना, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो राइज कितने से हो रहा है, यहाँ का भी है तो ये राइज कितने से होगा, 4 से। तो इस जगह का पोटेंशियल कितना होगा, इस जगह का पोटेंशियल होगा V प्लस 4 इस जगह। अब आप दोबारा क्लोज वेरीफाई करें, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल शुड बी 4 होना चाहिए ना, हाई पोटेंशियल इज V प्लस 4 माइनस V 4 आ रहा है, दैट इज द वोल्टेज ऑफ बैटरी। अच्छा, यहाँ पर चेक करें, यहाँ का पोटेंशियल अगर V है, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं किधर से किधर जा रहा हूँ इस बार, प्लस से माइनस जा रहा हूँ, प्लस से माइनस यानी पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अच्छा, V है तो यहाँ का पोटेंशियल तो कितना होगा, यहाँ का V माइनस 4 होना चाहिए ना, V में 4 वोल्ट कम हो जाएगी। अब इसमें फिर क्रॉस वेरीफाई करें, क्या क्रॉस वेरीफाई, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल शुड बी 4, हाई पोटेंशियल कितना है V माइनस लो पोटेंशियल कितना है, कितना हो गया 4 आया कि नहीं आया, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल शुड बी 4 आ रहा है। तो ये तो एक बस तरीका बताया, आप बैटरी को क्लोज करते हो तो यू कैन राइट पोटेंशियल ऑन बोथ साइड, अगर एक साइड का पता है तो दूसरी साइड का निकाल सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 0, यही चीज यहाँ करके देखते हैं, यहाँ का पोटेंशियल है 0, ऊपर जाओ, कहां से कहां जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो पोटेंशियल राइज हो या डिक्रीज होगा, कितने से 4 से, तो 0 में 4 मिल जाएगा, यहाँ से कहां जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का 4 है, लिखना सीखिए आप, ये यूज आएगा बहुत, अभी कम लग रहा होगा आपको यूज 4, और यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0 है, ऊपर जाओ, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस से माइनस आ रहे हैं क्या होगा, प्लस से माइनस आ रहे कम होगा ना, 0 में से 2 कम हो जाएगा, सही है। अब बताओ हाई कौन सा, 4 माइनस 2 में से हाई कौन सा, हाई वैल्यू डालोगे, डायोड कैसा होगा, और एक चीज और, डायोड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है, तो बताएगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है डायोड के अक्रॉस, 6 वोल्ट है ना, ये भी निकालने में हेल्प करते, 4 माइनस माइनस 2 है या नहीं है, 6, 4 माइनस माइनस 2 दैट इज 6, दिख रहा है ना, तो ये आपका बेसिक, फटाफट नोट करें, कर लिया कंप्लीट, ये तो साथ साथ लिख ही लिया था, आप लिख सकते हो इसको, हाँ लिख लीजिए, वो लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, बेसिक है। इस पे अब हम सर्किट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें ये पता चल गया कि डायोड का बायस कौन सा है, कैसे चेक करते हैं, अब उसके बाद सर्किट में कैसे उसको सोल्व करना है, यूज करना है, वो फटाफट से करिए, थोड़ा सा पीछे हो गया है बाकी बैचेस से, आपका पता नहीं डिस्कशन करवाया इसलिए थोड़ा सा टाइम उसमें चला गया, थोड़ा सा वैसे भी वो पिछली क्लास में थोड़ा स्लो हो गया था, पीएम सेक्शन वाले पार्ट में थोड़ा स्लो हो गया, हाँ बढ़ जाए आगे, चलो ठीक है। बट एक क्वेश्चन में यहाँ पर लिखकर खुद ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, सब लोग देखिए इस क्वेश्चन को,
एकदम स्टेप वाइज मैं आपको इसको करवा रहा हूँ, इसी आधार पर आप फिर ये क्वेश्चन खुद करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये 2 ये 4 ये 20 हो, this is I, this is I1, this is I2. So find I1, I2, I3 जो भी आपको दिख रहा हो इसमें। एक क्वेश्चन और बना देता हूँ, क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन है, एक मैं बता रहा हूँ, एक आप करेंगे, ठीक है ना। चलिए, मैं पहले क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ स्टेप वाइज। अच्छा, आप मुझे इतनी हेल्प करें इसमें, बताएं कि जो डायोड D1 है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस? प्लस से लगाकर इसके पीछे जुड़ रहा है, फॉरवर्ड में इसमें से करंट फ्लो हो जाएगा। अच्छा, फिर आगे चल सकते हैं, इसी को क्रॉस करके आगे जा सकते हैं, चेक करने कि बैटरी का प्लस से लगाकर इसके D2 के अंदर जुड़ रहा है। चलो बताओ D1 कैसा है, D2 D3 यही है ना। अच्छा, किसी को अगर D2 D3 में दिक्कत हो तो यहाँ नीचे से इधर से भी जा सकते हैं, बैटरी का माइनस से जाकर D2 के P से जुड़ रहा है, माइनस उसके P से जुड़ रहा है, तो ये D2 क्या होगा, माइनस जाकर D3 के N से जुड़ रहा है, तो माइनस जब N से जुड़ता है तो फॉरवर्ड ही तो होता है। जब प्लस P से जुड़ता है फॉरवर्ड, तो माइनस N से जुड़ता है तभी फॉरवर्ड। ये दोनों फॉरवर्ड, D1 और D3 फॉरवर्ड। अब सुनो, हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ऐसे ही करना है। हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट बनाना है। इक्विवेलेंट का मतलब your forward bias diode will behave like a plain wire, your reverse bias diode will behave like a open circuit। तो इसकी जगह जो फॉरवर्ड है जो उसकी जगह प्लेन तार जोड़ देना, और जो रिवर्स है उसकी जगह ओपन। और आपका जो सर्किट है केवल एक साधारण करंट के सर्किट जैसा बन जाएगा। मतलब डायोड तो इसमें है, ठीक है। अब बताइए, अब इसमें अगर आपका क्वेश्चन बच रहा है, बन गया, तो फिर ये तो आपका बेसिकली करंट की नॉलेज पर डिपेंड करता है आगे इसका सोल्व, ठीक है। आई है, ये I1 है ना, और ये I2 है, ठीक है। और 2 4 ये भी 2। हाँ, तो बताओ ये चीज समझ आ गई क्या सबको? इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है, इसी ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। इक्विवेलेंट ड्रॉ कर दिया, अब बताओ क्या सबसे पहले I1 बता सकते हैं, I1 कितना आएगा? ये जो डायोड रिवर्स बायस है इस ब्रांच में तो करंट जाएगा ही नहीं, ये तो 0 आ गया। और बताओ जो ब्राइटनेस निकला गया वही करंट I2 है। सिंगल लूप बच रहा है, तो सिंगल लूप में तो करंट क्या होंगे, सेम ही होंगे। I इज टू I2 इज टू दिस इज 20 वोल्ट। तो बताओ क्या होगा 20, रास्ते में कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं, केवल एक। क्या आंसर आएगा, V by R, दैट इज। तो बहुत सिंपल सा लूप था ये। तो दोनों करंट I और I2 बराबर आ रहे हैं। ये बात समझ आई क्या सकते हैं? बस ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। अगला, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये फर्स्ट मैंने एक करवाया, ये बहुत सिंपल है इसका तरीका। फोकस चेक कर लीजिए, फॉरवर्ड है या रिवर्स है, वो हमने चेक करना सीखा भी अभी। करिए फिर एक क्वेश्चन मैं आपको ELP का क्वेश्चन बता रहा हूँ।
इसमें बस डायोड्स ज्यादा है, मुश्किल नहीं है कुछ। इसमें भी चलो मैं नाम लिख देता हूँ। नाम आप भले ही आप नाम मत लिखो इसके, मैं सिर्फ नाम इसलिए लिखा ताकि आपको इसमें नंबर वाइज पूछ सकता हूँ कौन सा डायोड फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स है। हाँ, दूसरे क्वेश्चन को करना है भाई। दूसरे क्वेश्चन में कर लिया क्या? तो कर लो, सब लोग ट्राई कर लो एक बार, क्योंकि ये एक बेसिक सवाल है, मतलब ये तो कम से कम आना ही चाहिए, फिर अपन आगे और बढ़ सकता है। ये कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है कुछ ऐसा, दिखने में बस ऐसा लग रहा है। डायोड चेक कर लो फॉरवर्ड है या रिवर्स है, सब इक्विवेलेंट ड्रॉप कर दो। अगर फॉरवर्ड है तो प्लेन तार लगा दो, रिवर्स है तो ओपन कर दो। इसमें मेरे को अभी कुछ और सवाल कराने हैं, ईएलपी के कुछ क्वेश्चन कराने। अब चाहे तो ईएलपी के 31 तक के क्वेश्चन ट्राई कर भी सकते हैं, बाकी मैं अगली क्लास में कुछ 2-3 सवाल और कराऊंगा, रियल डायोड के सवाल भी कराऊंगा, और फिर आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, अभी तो आपको प्रीवियस पार्ट पढ़ लेना है अच्छे से आज। ठीक है, कोई और क्वेश्चंस नहीं? हाँ, कोई मॉडल है ना? मॉड्यूल कर सकते हैं। हाँ यार, ये तो कर ही सकते हैं 62 तक। एक्सरसाइज 1 में 62 तक करना है। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन करना सबने? कौन से कर? आई, I1, I2, I3 सब पता नहीं? आई निकाला, आई कितना है? ठीक है, I1, I2, I3। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ। ड्राइवर फॉरवर्ड कौन से? D1 क्या है? D2 जाएगा, D3, D4। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉरवर्ड है जो उनको प्लेन तार से रिप्लेस कर देते हैं, और जो रिवर्स है, एक ही रिवर्स है, उसको ओपन सकते हैं। ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये I, ये I1, ये I2, तो ये कितने वोल्ट की बैटरी? 10। हाँ, ये सर्किट बन गया, देख लो। इसमें डायोड्स वगैरह तो हट ही चुके हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, ये दो और ये दो पैरेलल सुना है? पैरेलल, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, आमने सामने हैं। पैरेलल की कंडीशन होती है, वोल्टेज क्या होता है? सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ से आने वाला करंट इसमें और इसमें बढ़ेगा, इस बीच वाले में तो नहीं जाएगा, ये तो क्लियर है। इसमें I2 की वैल्यू तो क्या आएगी? 0, क्योंकि वो तो ओपन हो गया। तो ये I जो है वो I2 में बढ़ेगा, I1 और I3 में बढ़ेगा, सॉरी। ठीक है, अच्छा, आप दोनों का इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट पैरेलल में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। क्या होता है? R1 R2 अपॉन, लेकिन ये दो रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू है, तो 2 और 2 ओम का पैरेलल आता है 1, मतलब टोटल हो गया 1। 10 वोल्ट है, 10/1 यानी कितना करंट जाएगा? 10 एम्पीयर। वो 10 एम्पीयर इन दो रस्तों में बढ़ेगा, और दो रस्तों में बराबर बढ़ेगा या अलग कब जाएगा? रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट बढ़ता है, लेकिन रेजिस्टेंस क्योंकि दोनों बराबर हैं तो करंट भी क्या होगा? बराबर। यानी I1 कितना आएगा? 5, और I2 भी कितना आएगा? 5। और चाहे तो आप सीधा भी कर सकते थे, ये 10 वोल्ट जो है, इसको इस 2 ओम को भी 10 मिल रही है, इस 2 ओम को भी 10 मिल रही है, देखो तो मिल रही है। तो इसको अगर 10 मिल रही है तो 10/2, 5 इसका करंट, 10/2, 5 इसका करंट, 5 इसका, 5 इसका, तो पीछे से कितना आ रहा है? ऐसे भी कर सकते। सुना क्या बोला? ऐसे और क्वेश्चन भी मैं इसके करवाऊंगा, 2-4 है ना, फिर आप और कर सकते हो। अभी आप 62 तक ट्राई कर लेना, जो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के थ्योरेटिकल सवाल है ना, जो अभी तक पढ़ा है आपने, वो कर लेना। ठीक है, और इवनिंग में 5 o'clock आप आ सकते हो, बताओ। ठीक है, थैंक यू। इसको देख लिया ना सबने?